पहले मैं अपने पिताजी के साथ खेती करने में उनकी मदद करता था, पर खेती में ज्यादा फायदा नहीं होता था। इसलिए मैंने नौकरी या कोई भी काम करने के लिए शहर जाने का फैसला किया। शहर में मैंने बहुत जगह काम ढूंढा पर कुछ मिला नहीं। धीरे धीरे मेरी हालत खराब होती गई। मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो गए। ना खाने को कुछ था, ना रात में सोने की जगह। आखिरकार मैं एक बंगले के पास सोने लगा। एक दिन उस बंगले की मालकिन ने मुझे देख लिया। वो बहुत दयालु थी। वह मुझे अपने घर ले गई, रहने की जगह दी और मेरे लिए काम भी ढूंढा। वो अकेली रहती थी। धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे। मैं उन्हें बहुत पसंद करने लगा। उनके स्वभाव में एक जादू था और मुझे उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। कुछ समय बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और एक बड़ा होटल खोला, लेकिन मैंने उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वह मुझे अब भी एक सीधा साधा गरीब लड़का समझती थी। एक बार मैं घर में हॉल में बैठा था, तभी वो नहाकर बाहर आई। उन्होंने बस एक छोटा सा तौलिया लपेटा हुआ था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उस पल वह इतनी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी कि मैं उन्हें देखकर एकदम से उन पर फिदा हो गया। उसके बाद मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और उसके बाद मेरे पिताजी एक किसान थे। हर साल उन्हें खेती में नुकसान होता था क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं था। कभी सूखा पड़ता था तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे खेती बहुत पसंद है, पर इसमें कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने शहर जाकर कुछ काम करने का सोचा है। इस पर माँ बोली, अरे बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम शहर जाकर कोई बिजनेस शुरू कर सको। वहाँ तुम क्या करोगे? मैंने उन्हें समझाया, माँ, आप चिंता मत करो, मैं शहर जाकर नौकरी करूँगा और जो भी बन पड़ेगा वह सब करूँगा। उसके बाद मैं गांव छोड़कर शहर चला आया। शहर में मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। मैं गांव से थोड़े पैसे लेकर आया था, पर वो पैसे जल्दी खत्म हो गए। खाने के लाले पड़ गए और सोने की भी जगह नहीं बची। कुछ दिन तो मैं लॉज में सोया, पर जब जेब में पैसे नहीं बचे तो सड़क पर सोना पड़ा। एक पुल के पास एक बड़ा बंगला था। उसके आसपास ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए मैं रात को उस बंगले के कोने के पास सो जाता था। सुबह उठकर मैं फिर से काम ढूंढने चला जाता था, पर काम मिल ही नहीं रहा था। मुझे बहुत चिंता होने लगी थी, खाने पीने की, सोने की, जगह की और काम मिलने की। सब कुछ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन मैं दिन भर काम ढूंढकर शाम को थककर उस बंगले के कोने के पास बैठ गया था। मेरे पास एक बैग था जिसे मैंने तकिए की तरह सिर के नीचे रखा हुआ था और एक चादर ओढ़ रखी थी। आसपास कुछ पेड़ पौधे थे, शायद वह उस बंगले के गार्डन का हिस्सा था। अचानक मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, वहाँ कौन है? कौन है? मैं थोड़ा डर गया। कुछ दूर से एक परछाई मेरी तरफ आती हुई दिखी। जब मैंने देखा तो वह एक औरत थी। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं डर कर उठ बैठा और बोला, मैडम, माफ कीजिए, मैं जाता हूँ। ये कहकर मैं अपना सामान समेटने लगा, लेकिन वो औरत मेरी बैग देखकर बोली, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उसने मेरी बैग हाथ में ली और शक से अंदर की चीजें देखने लगी। बैग में मेरे कुछ कपड़े और थोड़ा सा सामान था। ये देखकर उसने बैग नीचे रखी और फिर से पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? मैंने नरमी से कहा, मैडम, मेरा नाम सुमित है। मैं पास के गांव से इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन पिछले 2 महीनों से मुझे कहीं काम नहीं मिला। मेरे पास के पैसे भी खत्म हो गए हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं रात यहाँ गार्डन में गुजार रहा हूँ। मैडम, मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये कहकर मैंने हाथ जोड़ लिए। वह बोली, ठीक है, ठीक है, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं मैडम, बस अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं रात में यहाँ सो सकता हूँ? हाँ, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना कहकर वह चली गई। अब मैं निश्चिंत होकर फिर से उस बैग को सिर के नीचे रखकर और आधी चादर ओढ़कर सो गया। दूसरे दिन भी मैं काम ढूंढने गया, लेकिन फिर से कुछ काम नहीं मिला। शाम को वापस थककर मैं उसी जगह पर आया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेट में कुछ ना होने की वजह से नींद नहीं आई। तभी वह औरत फिर से मेरी तरफ आती हुई दिखी। उसे देखकर मैं फिर से डर गया। उसके रहन सहन और खूबसूरती को देखकर मुझे समझ आ गया था कि वह जरूर इस घर की मालकिन होगी। वो मेरे पास आई और बोली, डरो मत, मैं बस आपसे पूछने आई थी, क्या आपको काम मिला? नहीं मैडम, अभी भी काम नहीं मिला। मैं रोज काम ढूंढता हूँ पर कुछ हाथ नहीं लगता। ये सुनकर वो बोली, चिंता मत करो, मैं आपके लिए कोई काम का इंतजाम करने की कोशिश करूंगी। लेकिन क्या आपने खाना खाया? मैं चुप रहा। मेरे जवाब ना देने पर उसे आसानी से समझ आ गया कि मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। वह बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वो वापस मुड़ी और बोली, अच्छा छोड़ो, मेरे साथ ही चलो। मैडम नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है? मैंने झिझकते हुए कहा। वो हंसकर बोली, अरे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने जोर दिया तो मैं उनके पीछे चलने लगा। गार्डन से चलते हुए हम उनके घर के मेन दरवाजे पर पहुँचे। उन्होंने दरवाजा खोला और हम अंदर चले गए। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर एक कमरे में चली गई। मैंने चारों तरफ देखा। घर बहुत ही सुंदर और बड़ा था। घर में तरह तरह की सजावट की चीजें थी। ऐसा खूबसूरत घर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। उसे देखकर मैं मदहोश हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। थोड़ी देर में वो पानी का गिलास लेकर आई। मैंने थोड़ा पानी पिया। वो फिर दूसरे कमरे में गई और खाने से भरी एक थाली लेकर आई। उस थाली में बहुत तरह के पकवान थे। उन्होंने वो थाली मेरे सामने की मेज पर रखी और मुझसे बोली, तुम आराम से खाओ, कोई फिक्र मत करो, तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन खाना शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मन में एक तरह का डर था। तब वो औरत बोली, अरे सुमित, खाओ ना, इतना मत सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ मिलाया गया है? अच्छा रुको, मैं तुम्हें खाकर दिखाती हूँ। उन्होंने थाली में से 2-3 पकवान चखकर दिखाए। इससे मुझे हिम्मत मिली और मैंने खाना शुरू किया। कितने दिनों बाद पेट भर के खा रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा था। वह मेरे पास ही सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। खाना खाने के बाद वह बोली, पेट भर गया तुम्हारा? हाँ मैडम, पेट भर गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने नरमी से कहा। वो हंसकर बोली, अब चिंता मत करो सुमित, आज देर हो गई है, लेकिन कल मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी और अब तुम्हें वहाँ कोने में सोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सोने और रहने के लिए एक कमरा देती हूँ, चलो मेरे साथ। वह उठी और आगे चलने लगी। मैं थोड़ा झिझक रहा था, इसलिए वहीं बैठा रहा। वह रुकी और बोली, अरे आओ ना। मैं उनके पीछे चलता हुआ उस कमरे के पास पहुंचा। उन्होंने दरवाजा खोला और बोली, सुमित, अब तुम यहाँ आराम कर सकते हो। इतना कहकर वह चली गई। मैं कमरे में गया और बिस्तर पर बैठ गया। कमरा बहुत ही शानदार था। ऐसा आरामदायक बिस्तर मुझे पहली बार सोने के लिए मिला था। दिन भर की थकान की वजह से कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा कैसे लगाते हैं ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने उसे खुला ही छोड़ दिया था। कुछ ही देर में वह मैडम दरवाजा खोलकर अंदर आई और बोली, तुम फ्रेश होकर आओ। मैं फटाफट फ्रेश हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में बुलाया। मैं वहाँ सोफे पर बैठा था। वहाँ एक और औरत दिखी, शायद वो घर की नौकरानी होंगी। वह औरत मेरे लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। मैंने नाश्ता किया और बहुत दिनों बाद पेट भर के कुछ अच्छा खाकर सुकून मिला। थोड़ी देर बाद वो मैडम मेरे पास आई
और पूछा, तुम्हारी पढ़ाई कितनी हुई है? मैंने जवाब दिया, मैडम ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, मैंने एक जगह पूछताछ की है, वहाँ तुम्हें काम मिल सकता है। उनकी तरफ देखते हुए मैंने नरमी से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। शायद वो कहीं बाहर जा रही थी। उन्होंने एक सुंदर पारदर्शी साड़ी पहनी थी। उनकी उम्र 30 साल से कम होगी, पर उनकी बातें बहुत मीठी थी, बिल्कुल कोयल जैसी। उनकी साड़ी में उनकी खूबसूरती और भी निखर कर आ रही थी। लेकिन मैंने अपनी आंखों पर काबू रखा और उनसे पूछा, मैडम, मुझे काम के लिए कहाँ जाना है? वह मुस्कुराई और मेज पर रखी एक डायरी खोलकर कुछ लिखा। उन्होंने उस डायरी से एक पता लिखा हुआ कागज फाड़कर मुझे दिया और बोली, ये पता है, तुम इस पते पर जा सकते हो। सुनो, अगर वहाँ तुम्हारे रहने का इंतजाम हो जाए तो अच्छा है, पर अगर वहाँ इंतजाम नहीं हुआ तो तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हो, जब तक तुम अच्छे पैसे नहीं कमाने लगते। उन्होंने आगे कहा, एक बार तुम्हारी कमाई शुरू हो गई तो तुम खुद ही किराए के कमरे में शिफ्ट हो सकते हो। वहाँ जाकर मेरा नाम बता देना। मैंने पूछा, मैडम आपका नाम क्या है? वो प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम निकिता है। अच्छा निकिता मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं निकिता मैडम के दिए हुए पते पर पहुंचा। वह एक बड़ा होटल था। होटल बहुत ही सुंदर और शानदार था। उस होटल के मैनेजर ने मुझे काम पर रख लिया। दिन भर काम करके मैं बहुत थक गया था, पर इस बात से सुकून भी मिल रहा था कि मुझे काम मिल गया है। काम खत्म होने के बाद मैं अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, लेकिन मैनेजर ने कहा, अभी यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, अगर होती तो जरूर तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देता। ये सुनकर मैं निराश हो गया। मुझे निकिता मैडम की कही बात याद आई। उन्होंने सुबह मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारे रहने का इंतजाम नहीं हुआ तो तुम मेरे घर वापस आ सकते हो। इसलिए मैंने निकिता मैडम के घर जाने का फैसला किया। रात के 10 बज चुके थे, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि इतनी देर से जाने पर उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन उनके भरोसे ने मुझे हिम्मत दी। आखिरकार थोड़ा डरते हुए ही मैंने उनके मेन दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ ही पलों में निकिता मैडम ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अरे आ गए तुम? क्या वहाँ रहने का इंतजाम नहीं हुआ? मैंने नरमी से कहा, मैडम वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वह हंसते हुए बोली, ठीक है, फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकते हो। अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया। वो सोफे पर जाकर बैठ गई और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगी। मैंने उनसे कहा, मैडम, मैं अब अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। वह बोली, ठीक है, गुड नाइट। मैंने भी उन्हें गुड नाइट कहा और कल वाले कमरे में जाकर सो गया। सोते समय मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, निकिता मैडम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? आज की दुनिया में कोई किसी की बिना कोई मतलब के इतनी मदद करे, यह एक बहुत बड़ा अजूबा था। लेकिन उन्हें सीधे सीधे मदद के बारे में पूछना सही नहीं लगा। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह मैं जल्दी उठा तैयार हुआ और काम पर जाने ही वाला था कि मैडम ने मुझे आवाज दी और बोली, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? चाय नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा, मैडम, रोज आपके घर पर चाय नाश्ता करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। इस पर वो हंसकर बोली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बैठो और नाश्ता करो। आज काम वाली भी नहीं आई है, इसलिए मैंने खुद नाश्ता बनाया है। तुम बताना कि तुम्हें मेरे हाथ का नाश्ता कैसा लगा। ये कहकर वो किचन में चली गई। मैं सोफे पर बैठ गया। वो किचन में जा रही थी और मेरी नजर अनजाने में उनकी तरफ चली गई। आज वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उन्होंने एक साधारण गाउन पहना हुआ था, लेकिन उनके गोरे रंग की वजह से वो गाउन भी बहुत आकर्षक लग रहा था। वह किसी फिल्म की एक्ट्रेस जैसी लग रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और जब उन्हें पता चला कि मेरी नजर अभी भी उन्हीं पर है, तो वो शरारती ढंग से हंसते हुए बोली, क्या हुआ?
क्या देख रहे हो? मैं घबराकर बोला, कुछ नहीं मैडम। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर में वो गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आई और मेज पर रखकर बोली, लो आराम से खाओ पियो, कोई जल्दी नहीं है। मैं होश में आया, चाय हाथ में ली और पीने लगा। वह मेरे सामने बैठकर चाय पी रही थी। उनके हाथ के बने नाश्ते का स्वाद बहुत अच्छा था। निकिता मैडम, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछूं? अरे हाँ, बोलो ना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मैडम, आप मेरे जैसे एक गरीब लड़के की इतनी मदद क्यों कर रही हैं? क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी किसी की इतनी मदद नहीं करता। मैडम, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप इस बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत नई और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि कितने दिनों से मैं शहर में इधर उधर भटक रहा हूँ। मुझे किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया और आपने मुझे सीधे अपने घर में रहने के लिए जगह भी दे दी। सुमित, तुम्हारा ऐसा सोचना सही है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ मैडम, बताइए ना। जब मैं छोटी थी, 5-7 साल की, तब की बात है, मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। लेकिन अचानक हमारे शहर में दंगे शुरू हो गए। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं कहाँ रहती थी। मेरा शहर कौन सा था, मेरा घर और कॉलोनी कौन सी थी। मुझे अपने माँ बाप का चेहरा भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरा कोई भाई नहीं था। अचानक शहर में दंगे शुरू हुए और वो दंगे हमारी कॉलोनी तक पहुँच गए। दंगा करने वाले लोगों ने हमारी गली के कुछ घरों में आग लगाना शुरू कर दिया और उसी में हमारे घर में भी आग लग गई। घर में आग लगने से हम सब इधर उधर भागने लगे। मुझे नहीं पता कि उस आग में मेरे माँ बाप मर गए या क्या हुआ, लेकिन उस आग में हमारा घर पूरी तरह जल गया। आसपास हमारा कोई भी जान पहचान वाला नहीं था और तब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, अनाथ हो गई थी। मैं सड़कों पर इधर उधर भटकने लगी। जो कोई कुछ दे देता वह खा लेती। लोगों से खाने के लिए पैसे और खाना मांगती थी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। तन पर फटे कपड़े थे और सोने के लिए सड़क पर या पुल के नीचे कहीं भी सो जाती थी। लेकिन एक दिन एक जोड़े ने मुझे सड़क पर देखा और वे मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे सहारा दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे मुझे अपनी बेटी मानने लगे। उनसे मुझे माँ बाप जैसा प्यार मिलने लगा। उन्होंने मेरा स्कूल में दाखिला करवाया और मेरी पढ़ाई भी करवाई। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो पता नहीं क्यों भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया और मैं फिर से अकेली रह गई। सुमित, मैंने तुम्हें सड़क पर देखा तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तभी मेरे दिल से आवाज आई कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी। निकिता मैडम ये सब बताते हुए भावुक हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर मुझे कभी नहीं लगा था कि उन्होंने भी इतने बुरे दिन देखे होंगे। उनके बीते हुए कल के बारे में जानकर मेरे मन में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। हम कुछ देर तक बातें करते रहे और समय का पता ही नहीं चला। मुझे काम पर जाने में देर हो गई थी, तो नाश्ते के बाद मैं जल्दी जल्दी निकला। जहाँ मुझे काम मिला था वो एक बड़ा होटल था। होटल में मुझे किचन में सब्जियां काटने और शुरुआती तैयारी का काम मिला था। धीरे धीरे मुझे काम की आदत पड़ गई और मेरा मन वहाँ लगने लगा। मुझे पहले से ही अलग अलग रेसिपीज का शौक था। घर पर भी मैं अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करता था और कभी कभी नए पकवान बनाने की कोशिश करता था। होटल में काम करते हुए मुझे अलग अलग सब्जियों, उन्हें काटने के तरीके और पकवान बनाने के तरीकों के बारे में सीखने को मिल रहा था। अब मेरी रोज की दिनचर्या बन गई थी। मैं होटल में काम करता और रात को निकिता मैडम के घर पर ही रहता था। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया था। नहा धोकर बाहर बालकनी में अखबार पढ़ने बैठ गया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, तो थोड़ी देर बाद मैं अंदर आकर हॉल में अखबार पढ़ने लगा। निकिता मैडम कुछ देर बाद उठी और नहाने के लिए बाथरूम में गई। उस समय मैं अखबार पढ़ रहा था और उनका ध्यान मुझ पर नहीं था। बाथरूम से नल के पानी की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई।
अचानक मेरी नजर उनकी तरफ गई और मैं हैरान रह गया। उन्होंने अपने शरीर पर सिर्फ एक छोटा सा तौलिया लपेटा हुआ था, जो सिर्फ घुटनों तक आ रहा था। उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उन्हें मेरी मौजूदगी का अंदाजा नहीं था, इसलिए वो उसी हालत में हॉल में आ गई। मुझे वहाँ देखकर वो चौंक गई और बोली, अरे तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मैंने हकलाते हुए कहा, मैडम मैं पर आगे कुछ बोल नहीं पाया। मैंने तुरंत अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। उन्हें समझ आ गया कि वह किस हालत में है, तो वो जल्दी से वापस बाथरूम में भाग गई। कुछ देर बाद वो साड़ी पहनकर बाथरूम से बाहर आई। मैं अभी भी उनकी तरफ नहीं देख रहा था। वह पास आकर बैठ गई और मैं शर्माते हुए बोला, मैडम माफ कीजिए। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, अरे किस बात की माफी? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि तुम यहाँ हो सकते हो। मैं ही अचानक ऐसी हालत में बाहर आ गई। उन्होंने स्थिति को बहुत आसानी से संभाल लिया, जिससे मुझे राहत मिली। मुझे चिंता हो रही थी कि वह मेरे बारे में क्या सोचेंगी, लेकिन उनकी समझदारी ने मुझे सुकून दिया। निकिता मैडम बोली, अरे आज काम वाली बाई नहीं आएगी, इसलिए मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। मैडम मुझे देर हो रही है, इसलिए मैं निकलता हूँ। वो हंसकर बोली, ठीक है। फिर मैं बाहर जाने के लिए निकल पड़ा। आज सुबह मैंने घर पर नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मुझे भूख लग रही थी। सड़क पर चलते चलते मैं एक ठेले पर पहुंचा। वह एक छोटा सा ठेला था, जहां नाश्ते की कई तरह की चीजें बन रही थी। मैं पहली बार वहां नाश्ता कर रहा था। नाश्ता करते हुए मैंने उस आदमी से पूछा, भैया आप ये नाश्ते का ठेला कब से चला रहे हैं? वो बोला, मैं कई सालों से चला रहा हूँ। जो खाना वो बना रहा था वो ठीक ठाक था, पर उसका स्वाद कुछ खास नहीं लगा। मुझे उसे सलाह देना सही नहीं लगा, तो नाश्ता करके मैं आगे बढ़ गया। वापस आते हुए मैं फिर उसी ठेले वाले के पास गया। मैंने उससे कहा, भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर आपको पसंद आए तो हाँ बोलिएगा, नहीं तो आप मना कर सकते हैं। वो बोला, हाँ बताओ ना। मैंने कहा, मेरा नाम सुमित है, मैं यहाँ एक होटल में काम करता हूँ और मुझे कुछ अच्छी रेसिपी आती है। अगर आप मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर लें तो हम दोनों मिलकर एक अच्छा बिजनेस चला सकते हैं। इस पर वह बोला, मैं ये ठेला कई सालों से चला रहा हूँ, मैंने बहुत से प्रयोग किए, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि ये ठेला बेचकर कोई और काम शुरू करूँ। मुझे गांव वापस जाना है और पैसों की जरूरत है। मैंने ये ठेला बेचने के लिए रखा है, पर अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। मैंने उससे पूछा, आप ये ठेला कितने में बेच रहे हैं? उसने बताया, मैं ये ठेला 500 में बेच रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं ये ठेला खरीद लूँ और खुद का नाश्ते का बिजनेस शुरू करूँ तो अच्छा होगा। मैंने तुरंत उससे कहा, मैं ये ठेला खरीदने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत खुश हुआ। मैंने उससे कहा, भैया मैं कल आता हूँ। ठीक है, जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। अगले दिन मैं उसके पास पहुँचा। मेरे पास 500 रुपए थे, क्योंकि मैंने कई महीनों तक काम करके कुछ पैसे बचाए थे। मैंने उसे पैसे दिए और ठेला खरीद लिया। मैंने ठेले में कुछ बदलाव किए और अपने बचे हुए 00 से कुछ सामान खरीदा। फिर मैंने ठेला शुरू कर दिया। मैंने वहाँ सैंडविच, समोसे और नाश्ते की दूसरी चीजें बनाना और बेचना शुरू किया, लेकिन मैंने निकिता मैडम को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब मैं रोज उसी ठेले पर काम करता था और मुझे अच्छा मुनाफा भी होने लगा। मैंने निकिता मैडम से कहा, मैडम मैं कई महीनों से यहाँ रह रहा हूँ, आप मुझसे किसी भी तरह का किराया नहीं लेती। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको मुझसे रहने का किराया लेना चाहिए, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तब निकिता मैडम बोली, अरे तुम चिंता मत करो, जब तुम अच्छे पैसे कमाने लगोगे तो बाद में मुझे दे सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ मुफ्त में नहीं रहने दूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे समझाया। एक दिन रविवार था। रविवार को मैं अपना ठेला बंद रखता था और उस दिन निकिता मैडम की भी छुट्टी होती थी। दोपहर का समय था। मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी निकिता मैडम मेरे पास आई और बोली,
अरे सुमित, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, देखना ना जरा। मैं सोफे के पास बैठा था और वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसने गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था। उसने दुपट्टा एक तरफ किया और मुझसे कहा, देखो ना। मैं उसके कंधे के पास देखने लगा। मैंने अपने एक हाथ से उसके बाल एक तरफ किए और बोला, मैडम, यहाँ तो कुछ भी खास नहीं लग रहा। अरे पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, कल से समझ ही नहीं आ रहा। सुमित, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो थोड़ा दबा दोगे क्या? हाँ मैडम, क्यों नहीं। वो मेरे सामने ही सोफे पर बैठ गई। मैं उसके कंधे के पास बैठ गया और धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ से दबाने लगा। थोड़ी देर में उसे आराम महसूस होने लगा। वह बोली, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, देखो थोड़ी ही देर में कितना अच्छा लग रहा है। लंबे बाल, गोरा रंग, भूरी आँखें, गुलाबी गाल, सही कदकाठी, लगभग 5 फीट की ऊंचाई। लेकिन उसकी खूबसूरती और अदा ऐसी थी कि दिल करता कि बस उसे देखता ही रहूं। सच कहूं तो उसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन उसका व्यक्तित्व सचमुच बहुत अद्भुत था। मैं उसके पास ही था और मेरे मन में ख्याल आने लगे कि निकिता मैडम मुझसे ऐसा क्यों करवा रही हैं? क्या शायद उन्हें भी मुझसे प्यार हो गया है? क्या मैं भी उन्हें पसंद हूँ? लेकिन ये ख्याल बहुत दूर का सपना लग रहे थे। भले ही वो भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन हमारा प्यार कभी सफल नहीं होगा, इस बात का मुझे अच्छी तरह एहसास था। थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ सिर घुमाया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के पास था। उसके होठ इतने गुलाबी थे कि उन्हें लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के और करीब लाई। अचानक उसने मेरे होठों पर किस किया। उसका एक हाथ मेरी पीठ पर था और वो काफी देर तक किस करती रही। मैं बिल्कुल हैरान था। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जो कुछ वह कर रही थी वह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए मैं शांत रहा। कुछ ही देर में वह भी होश में आई और जल्दी जल्दी बोली, अरे रुको। मैं अभी आई और ये कहकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मेरे मन में बहुत उथल पुथल थी। क्या हुआ, ये समझने से पहले ही मेरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया था। कुछ पल तो मुझे होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मैडम वापस आई और बोली, सॉरी सुमित, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या जो मैंने किया? मैंने जवाब दिया, मैडम ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। इस पर वह मेरे पास आकर बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भले ही पैसों से अमीर ना हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ और सच्चा है। ये मैंने इन कुछ महीनों में महसूस किया है। तभी नौकरानी वहाँ आई और निकिता मैडम से पूछने लगी, मैडम आज शाम को खाने में क्या बनाना है? इस वजह से हमारी बातचीत वहीं रुक गई। निकिता मैडम कुछ कहने वाली थी, लेकिन नौकरानी के आने से उन्हें रुकना पड़ा और हम दोनों चुप हो गए। उस रात में बिल्कुल भी सो नहीं पाया। अगले दिन मैं अपने काम पर गया और अपनी गाड़ी पर बहुत मन लगाकर काम करने लगा। नई नई रेसिपीज आजमा कर अलग अलग पकवान बनाने का मेरा प्रयास शुरू हो गया। 2 ही महीनों में मुझे अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। पैसों से मैंने वहीं पर एक छोटी सी दुकान खरीदी और वहाँ अपना होटल शुरू किया। होटल बहुत अच्छा चलने लगा। मैंने कुछ लड़कों को काम पर रखा और अच्छे शेफ भी रखे, जिससे मेरा बिजनेस और भी तेजी से बढ़ने लगा। हर महीने बहुत अच्छे पैसे जमा हो रहे थे। अगले 6 महीनों में ही मैंने एक और बड़ा होटल किराए पर लिया और वहाँ भी बिजनेस शुरू किया। लोगों को मेरे पकवानों का स्वाद बहुत पसंद आता था। मैं अलग अलग रेसिपीज बनाकर अच्छी क्वालिटी के पकवान देता था, इसलिए बहुत सारे ग्राहक मेरे होटल की ओर आने लगे। अब अगले 1 साल में ही मैंने अपना खुद का एक बड़ा होटल बनाया। मैंने उस होटल का नाम निकिता 5 स्टार होटल रखा। वहाँ मैं अपना बिजनेस खूब तेजी से चलाने लगा। मेरे पास अब बहुत से लोग काम करते थे। होटल इतना बढ़िया चला कि 6 महीनों में ही मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए। कुछ पैसे घर पर मम्मी पापा को भेजे, लेकिन मैं खुद साधारण जिंदगी ही जीता था।
मेरे बिजनेस के बारे में निकिता मैडम को बिल्कुल भी पता नहीं था। उनके लिए मैं अभी भी एक गरीब लड़का ही था। मैं अपना रहन सहन भी साधारण ही रखता था। एक दिन दोपहर में मैं घर पर ही था। निकिता मैडम ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, आज काम पर नहीं गए? मैंने कहा, नहीं, आज थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए नहीं गया। इस पर निकिता मैडम बोली, आज हम बाहर से बढ़िया खाना मंगवाते हैं। मैंने सुना है कि हमारे शहर में निकिता 5 स्टार होटल नाम से एक बड़ा होटल खुला है। वहाँ के सारे पकवान बहुत स्वादिष्ट होते हैं। वो होटल मेरे नाम पर है, इसलिए मुझे उसके बारे में बहुत उत्सुकता है। हम कभी उस होटल में खाना खाने चलेंगे, लेकिन आज हम वही का खाना घर पर मंगवाते हैं। निकिता मैडम मेरे होटल के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कुछ देर बाद उन्होंने ऑनलाइन पार्सल मंगवाया और हमने खूब मजे से खाना खाया। उन्हें वहाँ के पकवान बहुत पसंद आए। खाना खाते समय उन्होंने उन पकवानों की बहुत तारीफ की। मुझे उनके मुंह से ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक निकिता मैडम की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं सीधा अस्पताल भागा। वहाँ पता चला कि निकिता मैडम को ब्लड की सख्त जरूरत है, पर उनके ब्लड ग्रुप का कोई डोनर नहीं मिल रहा था। मैंने कई ब्लड बैंकों में पता किया, लेकिन वहाँ भी उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिला। तब मैंने डॉक्टरों से कहा, सर मेरा बल ले लीजिए, मैं ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर्स ने कहा, पहले आपके ब्लड की जांच करनी होगी, अगर वो सही होगा तभी हम ले पाएंगे। तो मेरे ब्लड की जांच हुई और पता चला कि मेरा ब्लड निकिता मैडम के लिए एकदम सही है। लेकिन डॉक्टर बोले, निकिता मैडम को बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए और हम श्योर नहीं है कि आपका शरीर इतना ब्लड सह पाएगा। मैंने ठान लिया था और कहा, सर कुछ भी कीजिए, बस मेरा ब्लड लीजिए और इन्हें बचाइए। मेरे कहने पर डॉक्टर्स ने मेरा ब्लड लिया और वह निकिता मैडम को दिया। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई। उन्हें ठीक और पहले की तरह हंसते हुए देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। एक दिन शाम का समय था, करीब 5 बजे होंगे। मैं गैलरी में खड़ा होकर मोबाइल में कुछ काम की चीजें देख रहा था। तभी निकिता मैडम मेरे पास आई और हल्के से मेरे कंधे पर हाथ रखा। हंसते हुए बोली, अरे क्या हुआ, मोबाइल में इतना क्या बिजी हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रहा था। इस पर निकिता मैडम बोली, सुमित, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मैं थोड़ा हैरान होकर बोला, किस लिए? इस पर वो बोली, अरे उस दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे ब्लड की जरूरत थी पर वो कहीं नहीं मिल रहा था। तुमने उस दिन मुझे बल दिया। डॉक्टर्स ने मुझे सब बताया। तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन तुम मेरे लिए भगवान जैसे थे। ये सुनकर मुझे खुशी और हिचकिचाहट दोनों हो रही थी। तभी निकिता मैडम बोली, सुमित मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने कहा, हाँ पूछिए ना मैडम। इस पर वो बोली, पहले एक काम करो, मुझे मैडम कहना बंद करो। तुम मुझे सिर्फ निकिता कह सकते हो। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, ठीक है निकिता, अब बताओ क्या पूछना है तुम्हें। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ी शर्माते हुए बोली, सुमित क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं सच में हैरान रह गया। मुझे ये एक सपना लग रहा था। मैंने खुद को चुटकी काटकर पक्का किया कि ये सच में हो रहा है। मैं घबरा कर बोला, लेकिन मैडम मैं। तभी निकिता मैडम ने मुझे टोकते हुए कहा, अरे कुछ मत बोलो, तुम अमीर हो या गरीब, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा दिल पसंद है। अमीर लड़के बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसा दिल का अच्छा पार्टनर मिलना मुश्किल है। तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे, ये मेरी किस्मत है। ये कहकर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी ये बातें सुनकर मैं पूरी तरह से इमोशनल हो गया। मैंने भी उन्हें गले लगाया और पहली बार हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। मैंने उनसे पूछा, निकिता क्या तुमने सच में मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है? वो हंसकर बोली, हाँ, तुम्हें क्या मजाक लग रहा है क्या? हम कुछ ही दिनों में शादी करेंगे। तुम्हारी हाँ है ना? मैंने एक्साइट होकर कहा, हाँ बिल्कुल। निकिता बोली, आज का दिन बहुत खास है।
हम उस निकिता 5 स्टार होटल में डिनर पर चलेंगे। चलेगा ना तुम्हें? मैंने ऐसे ही कहा, हाँ बिल्कुल चलेगा। मैं इतने बड़े होटल का मालिक था, पर मेरे पास अभी भी कार नहीं थी, सिर्फ एक बाइक थी। उस दिन शाम को हम निकिता की कार से निकिता 5 स्टार होटल के पास पहुँचे। कार से उतरते ही हम होटल के गेट के पास गए। गेट पर पहुँचते ही वहाँ के वॉचमैन ने मुझे सैल्यूट किया। ये देखकर निकिता थोड़ी हैरान हो गई और उन्होंने पूछा, अरे वो वॉचमैन तुम्हें सैल्यूट क्यों कर रहा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और बस हंसकर उनकी बात टाल दी। हम होटल के अंदर गए। वहाँ होटल के कुछ कर्मचारी और मैनेजर तुरंत मेरे पास आ गए। उन्होंने हंसते हुए गुड इवनिंग सर कहना शुरू कर दिया। ये सब देखकर निकिता थोड़ी उलझन में थी। तभी श्रद्धा नाम की मैनेजर ने मुझसे पूछा, सर आपने तो आज छुट्टी ली थी ना? हमें लगा था कि आप नहीं आएंगे। मैंने उसे जवाब दिया, अरे श्रद्धा बस दिल किया तो आ गया। निकिता ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ धीरे से दबाते हुए आंखों के इशारे से पूछा, ये कौन है? मैंने बस आंखें झपकाकर और सिर हिलाकर जवाब दिया कि पता नहीं। होटल के मैनेजर लोगों ने देखा कि मेरे साथ कोई मेहमान है, तो उन्होंने तुरंत हमारे लिए एक बढ़िया सा टेबल लगाया। हम वहाँ जाकर बैठ गए, लेकिन सारे मैनेजर बार बार हमारे पास आ रहे थे। ये देखकर निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, सुमित सच सच बताओ ये क्या चक्कर है? ये सब लोग तुम्हें सर क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ जवाब देने ही वाला था, तभी मैनेजर मेनू कार्ड लेकर आई। उन्होंने मेनू कार्ड निकिता को दिया और पूछा, मैडम क्या ऑर्डर करना है? निकिता ने मेनू देखकर कुछ चीजें ऑर्डर की। वो मैनेजर ऑर्डर लेकर चली गई। निकिता ने फिर से पूछा, सुमित तुम यहाँ हमेशा आते हो क्या? ये लोग तुम्हें पहचानते हैं और सब तुम्हें सर क्यों कहते हैं? मैंने कहा, निकिता तुम पहले खाना खाओ, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। निकिता ने खाना शुरू किया और मैंने भी उसके साथ खाना खाया। बीच बीच में मैनेजर और होटल के कुछ कर्मचारी हमारे पास आते रहते थे और बार बार पूछते, सर कुछ चाहिए क्या? निकिता ये सब देखकर बहुत हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज यहाँ क्या चल रहा है। खाना खत्म होने पर निकिता ने मैनेजर को बुलाया और कहा, सर बिल ला देंगे क्या प्लीज? मैनेजर ने मेरी तरफ देखकर पूछा, सर इनको बिल देना है क्या? निकिता मेरी तरफ देखकर बोली, सुमित ये तुमसे क्यों पूछ रहे हैं बिल के बारे में? मैं हंसकर बोला, अरे कुछ नहीं, तुम इस पर ध्यान मत दो। तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ। मैंने मैनेजर को ऑर्डर दिया और कुछ स्वीट मंगवाया। निकिता ने वो स्वीट चखा और उसे वो बहुत पसंद आया। इसलिए निकिता ने फिर से मैनेजर को बुलाया और कहा, सर प्लीज बिल दीजिए ना, हमें निकलना है। मैनेजर ने कहा, मैडम हम आपसे बिल नहीं ले सकते। निकिता ने पूछा, क्यों, क्या आज होटल में कोई ऑफर है या मुफ्त सर्विस है? मैनेजर ने कहा, मैडम आप जिनके साथ हैं वह इस होटल के मालिक हैं, हम उनसे बिल कैसे ले सकते हैं? निकिता हैरान रह गई। वह हैरान होकर मैनेजर को देखने लगी और बोली, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैनेजर ने शांत होकर कहा, हाँ मैडम, सुमित सर इस होटल के मालिक है। अब निकिता कंफ्यूज हो गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, सुमित ये मैनेजर क्या बोल रहा है? मैंने शांत होकर जवाब दिया, हाँ निकिता वो सच कह रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। मैं उसे होटल के केबिन में ले गया। वहाँ मैंने उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया। टेबल पर एक फ्रेम में उसकी एक सुंदर फोटो रखी थी और उसके बगल में मेरी फोटो थी। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और श्रद्धा को कॉल किया, श्रद्धा इधर केबिन में आओ। कुछ ही मिनटों में श्रद्धा आ गई। आते ही वो सीधे खड़ी होकर बोली, सर बोलिए। मैंने उससे कहा, श्रद्धा हमारे लिए 2 कोल्ड कॉफी भेजो और 1 घंटे बाद सारे मैनेजर्स को बुलाकर मीटिंग का इंतजाम करो। ओके सर, कहकर श्रद्धा वहाँ से चली गई। लेकिन जैसे ही श्रद्धा बाहर गई, निकिता खुशी से चिल्लाई। उसका जोश देखकर सारे कर्मचारी और मैनेजर फिर से मेरे केबिन की तरफ दौड़ आए। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, इट्स ओके,
नो प्रॉब्लम, आप लोग अपने काम पर जाइए। सब लोग चले जाने के बाद भी निकिता हैरान थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ दिख रही थी। मैं उसके पास गया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, हाँ निकिता, ये सच है। ये 5 स्टार होटल मेरा ही है और इस होटल की मालकिन तुम हो। अब तो निकिता बिल्कुल चुप हो गई। उसने मुझे गले लगा लिया और मैंने भी उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में हैरानी, खुशी और थोड़ी इमोशन साफ दिख रही थी। उसके बाद मैंने उसे अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की। मैंने उसे समझाया कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, किस तरह मेहनत और संघर्ष करके मैंने तरक्की की। वो हर बात को ध्यान से सुन रही थी। फिर मैंने सारे मैनेजर्स और कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा, ये निकिता है, मेरी होने वाली वाइफ। ये सुनकर सबने हमें बहुत बधाई दी। उनकी बधाइयों से निकिता बहुत खुश हो गई। उसे अभी भी ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। ये जानकर कि होटल मेरा है और मैं इतना कामयाब हूँ। वह थोड़ी चौंक गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गैलरी की तरफ ले गई। गैलरी से बाहर देखते हुए उसने कहा, सुमित, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने शांत होकर जवाब दिया, निकिता, मेरी ऐसी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे एक गरीब और आम लड़के के रूप में स्वीकार करो। मुझे खुशी है कि तुमने मेरे बारे में ये सब जानने से पहले ही मुझे अपना बॉयफ्रेंड और होने वाला पार्टनर स्वीकार कर लिया था। जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मैं तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक आम लड़का था। ये सुनकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अरे पागल, तुम तो बिल्कुल ही पागल हो। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत पसंद थे और पसंद हो, लेकिन ये सब देखकर तुमने साबित कर दिया है कि तुम कितने काबिल हो। मेरी नजरों में तुम्हारे लिए सम्मान और प्यार और भी कई गुना बढ़ गया है। उसने मुझे फिर से कसकर गले लगा लिया और उस पल मुझे महसूस हुआ कि हमारा प्यार कितना गहरा और सच्चा है। अब हम दोनों की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया था, जो प्यार, विश्वास और कामयाबी से भरा हुआ था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही और दिलचस्प किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।